हो जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सोनीपत पाठशाला नया क्लासरूम मिला है क्या बच्चों आप लोग को? एकदम नया-नया बेंच वेंच सब लग रहा है। जय हो। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है। आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छा बच्चों, कल मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में राधे-राधे बेटा, राधे-राधे। बच्चों मैं आपको थोड़ा क्लासेस के बीच-बीच में मोटिवेशन टॉक्स नहीं करता हूँ, क्योंकि कल मैंने 11th वालों से थोड़ा-सा बात करी थी। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा-सा बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो आप लोग को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा, इसलिए मैं कभी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो आप पढ़ाई-वढ़ाई तो करते हैं ना बेटा यहाँ से जाने के बाद? क्या सीन रहता है? टीपीपीज़ सॉल्व होती हैं रेगुलरली? हुँ, हाँ। अरे! क्या बात है। चलिए ठीक है, तो ठीक है। कौन-सी पाठशाला है? मैं यूपीआईडी भेजता हूँ मैं। चलिए ठीक है। तो बच्चों यार पढ़ते रहिएगा, और स्पेशली फिज़िक्स की बात बता रहा हूँ बेटा, इसमें ना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उनका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। तो क्लास में जितनी लिमिटेड समय में जितनी प्रैक्टिस हो पाती है मैं कराता हूँ, बाकी आपको जितना घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है बच्चों। क्लास में अगर आपसे सवाल हो रहे हैं तो उनसे बिल्कुल खुश नहीं होना है, घर जाना है, डीपीपी सॉल्व करनी है। और बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग। नहीं, नहीं, कल मैंने 2 लिए थे ना आपके, पहला और एक। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों डीपीपी ज़रूर सॉल्व करिएगा। वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गया है, सर्कुलर मोशन के कुछ सवाल रह गए थे एनएलएम में, तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्क एनर्जी पावर ईमानदारी से बताइएगा बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर ली वर्क एनर्जी पावर की सारी डीपीपीज़? हाथ उठाइए। कितने बच्चों की हो गई हैं? अलीगढ़ से एक बच्चे का ज़बरदस्ती हाथ उठाया जा रहा है, वो भी नहीं उठा रहा, कह रहा है क्या कह रहे हो? थोड़ी रह गई, कितनी रह गई? अच्छा, अच्छा। ठीक है। बच्चों प्लीज़ कर लीजिए उसको, फिर ना आपको थोड़ा-सा सब्जेक्ट मुश्किल लगने लगेगा, तो फिर आपको लगेगा कि यार हमारे साथ मेहनत नहीं हुई और हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिला, आप फिर दूसरी जगह कमियाँ ढूँढोगे, पर कमी यही है, जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम वहाँ पे यहाँ पे हो रहा है। फिर घर में जो भी आप में से बच्चों, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे, और आप ही में से कुछ बच्चे हैं जो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएँगे। कारण केवल यही रह जाएगा कि जो यहाँ से पढ़ने के बाद घर में भी मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा करेंगे। तो प्लीज़ आप मेहनत करिए। यहाँ से जाने के बाद डीपीपी सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि सर कहाँ तक डीपीपी कर सकते हैं, इस क्लास के बाद कौन सी डीपीपी सॉल्व हो जाएगी, आप बेझिझक मुझसे पूछिए। जो भी आप मुझसे हेल्प चाहते हैं, आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेहनत करनी है बच्चों। आइए, कल मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए थे बच्चों, एक पॉइंट रह गया था, हम लोग नहीं कर पाए थे, तो ये आज कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो जहाँ पे नोट्स बना के आप सारे पॉइंट्स लिख रहे थे, उसी क्रम में बच्चों ये जाएगा। इसमें कहा गया है, द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द मासेस ऑफ अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है और वो जीरो क्यों होता है हमेशा? देखिए बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे एक मास रखा है m1 और यहाँ पे एक मास रखा है m2, बच्चों किसी बच्चे को याद आ जाए तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से दूरी r2 है, यहाँ से दूरी r1 है। तो बच्चों m1 r1 m2 r2 में रिलेशन क्या हुआ करता था? वेरी गुड। हाँ, m1, हाँ, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, यही लिखते थे ना बेटा? r, यस। तो बेटा यही लिखते थे, m1 r1 बराबर m2 r2। अब इसको आप इधर ले आओ बच्चों, ये हो जाएगा m1 r1 माइनस m2 r2 बराबर। तो देखिए बच्चों, m1 r1 ये है क्या, आप समझिए, ये मास हो गया और ये सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मास, इसको बोलेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ मास। तो ये जो mr क्वांटिटी है, m इंटू आर, ये बच्चों कहलाता है मोमेंट ऑफ मास।
ठीक है, मोमेंट ऑफ मास। जैसे बच्चों आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा मोमेंट ऑफ मास। अभी देखिए बच्चों, ये m1 का मोमेंट ऑफ मास है ना? तो मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, तो मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2, m2, ये बच्चों बराबर 0 होगा। यही स्टेटमेंट है। तो अभी तो 2 मासेस हैं, अगर 2 से ज्यादा होते तो फिर मोमेंट ऑफ मास ऑफ m3 भी 0 हो जाता। अब इसमें बच्चों आप कंफ्यूज मत रहना कि सर यहाँ तो माइनस आपने प्लस लग दिया। ये माइनस और प्लस का डिफरेंस ये बता रहा है बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास है, एक मास इधर रखा हुआ है, एक मास इधर रखा हुआ है, बस इतना ही है। ठीक है? तो अगर सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, तो कुछ मासेस इधर रखे होंगे, कुछ मासेस इधर रखे होंगे। तो अगर विद साइन सारे मासेस के मोमेंट को आप जोड़ देंगे, तो उनका समेशन 0 आ जाएगा। ठीक है? तो बच्चों आप ये पहले ये लाइन लिखिए, फिर ये लिखिए, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 प्लस मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2। बच्चों डीपीपीज और मॉड्यूल आपको सफिशिएंट हो जाते हैं या आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल चाहिए होते हैं चैप्टर के लिए? अगर और कुछ, हाँ, 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 ठीक है। अगर बच्चों आपको एडिशनल भी कुछ चाहिए होगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, और भी रिसोर्सेज से मिल जाएंगे। और अगर डीपीपीज मॉड्यूल्स सफिशिएंट हैं तो ठीक है। मॉड्यूल्स और डीपीपीज खत्म तो हो जाती है बच्चों चैप्टर के साथ साथ, या मतलब, और आपको ऐसा लगता है कि और सब प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा जरूरत होती है या लगता है कि नहीं? और फिजिक्स का बच्चों इस बार टेस्ट कैसा हुआ है? ठीक था। 45 में से पीवाईक्यूज दे दूं? पीवाईक्यूज तो बेटा आपके मॉड्यूल में है ना? पुराने मतलब किस ईयर के चाहिए आपको? मुझे भी देखना पड़ेगा फिर। अच्छा, अच्छा। तो आपके मुझे थोड़ा आइडिया देंगे मॉड्यूल में कहाँ से कहाँ तक है? तो मैं देखूँ उससे पहले कि मेरे पास है कि नहीं। अच्छा, अच्छा। ख़याल से आप देखते हैं ना बेटा मॉड्यूल? असाइनमेंट तो मिल जाएगा उसको, हम उनको बोल देंगे, वो आपको दे देंगे, मतलब मैं आपको उनको कंटेंट दे दूँगा। लेकिन ये है कि कंटेंट पाइल अप करने से नहीं, क्योंकि डीपीपीज़ और मॉड्यूल में वो बेस्ट ऑफ द चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके उसमें रख देते हैं। वो हो जाएँ, फिर आपको जैसे और चाहिए, तो फिर वो है। मॉड्यूल क्वेश्चन नहीं होते हैं? अच्छा, अच्छा, डीपीपीज़? हुँ, हुँ। अच्छा, ओके। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अच्छा। वैसा आपको कुछ चाहिए फिज़िक्स में? ठीक है, ठीक। ठीक, नोटेड है, मिल जाएगा आपको। और बताइए, और कुछ आपको मदद चाहिए किसी चीज़ में? मैं बिल्कुल करता हूँ। चैप्टर वाइज़ चाहिए ना आपको? एक चैप्टर के आपको वैसे मिल जाएँ। ठीक, ठीक। लिख लिया? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। दंगल टाइप का? हुँ। अच्छा, अच्छा, ऐसे? लेकिन मान लो तुम उस दिन आए नहीं सूरज, फिर क्या करेंगे हम लोग? हाँ, हाँ। हाँ, यही मैं आपको समझा रहा था कि ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो m1 और m2 हैं, वो
ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, या मान लीजिए इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो M2 R2 को पॉजिटिव लिख दूंगा, इधर निगेटिव है तो M1 R1 को निगेटिव लिख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन लिखेंगे इस तरह से कि सारे मोमेंट्स का सम 0 होता है। तो मतलब रिवीजन बीच बीच में हो जाए, है ना, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए। ठीक ठीक ठीक, चलिए नोटेड है, दो चीजें नोटेड है। आइए बच्चों कुछ सवाल करते हैं जितना हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। ये देखिए बच्चों एक सवाल, क्या ऑप्शन लग रहा है? पहला वाला बच्चों सही है गलत है? कैन नेवर बी एट द सेम पॉइंट, गलत है। हो सकते हैं अगर नेग्लिजिबल साइज है, जी वेरी नहीं कर रही है। बच्चों सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इफ द साइज ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ अर्थ, है ना। आप फिर 6400 किलोमीटर लंबी रॉड ले लेंगे तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। जीरो, ये अभी किया बच्चों, है ना स्टेटमेंट। ए या सेकंड? ए ऑप्शन है बच्चों, ये सवाल मतलब हाँ क्यों ही पूछा गया था, आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री, यही सही है, ठीक है। हाँ, जिसका बच्चों मास बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्टेड होगा, ठीक है। हाँ, वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को तोड़ देंगे और कहीं सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा क्या फिजिकली जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, और थ्योरी में कैसे मदद करता है शायद आज की क्लास में हम लोग देख भी लेंगे कि क्यों सेंटर ऑफ मास हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, क्या लगता है तुम लोग को, बताओ। ऑप्शन ए सही है ना? अगर चेयर को आप बाहर मतलब एक एंगल पे लीन करोगे, जैसे मान लीजिए चेयर ऐसे हो जाती है कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह से चेयर हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो इस तरह से लाई करेगा, नॉर्मल इधर होगा, ग्रेविटी इधर होगी, है ना। बट इसमें सेंटर ऑफ मास, एक सेकंड बच्चों, इस स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं ना, रुक जाइए। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ए नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, रुक जाइए, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि हाँ, मैं एक बार, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा व्हेन यू लीन बिहाइंड हिंड ओवर द हिंड लेग्स ऑफ द चेयर फॉल्स बैक आफ्टर अ सर्टेन एंगल। ये स्टेटमेंट तो बच्चों सही है ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा वाला पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास लाइंग आउटसाइड द सिस्टम मेक्स सिस्टम अनस्टेबल। बच्चों मुझे रीजन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार, है ना, क्योंकि कारण क्या है कि सेंटर ऑफ मास अगर सिस्टम के बाहर होगा तो उसको अनस्टेबल बना देगा। ऐसे बहुत सारे स्टेबल सिस्टम हैं जिनका सेंटर ऑफ मास सिस्टम के बाहर लाई करता है, सिस्टम पे लाई नहीं करता। जैसे आप एग्जांपल ले लो किसका, रिंग का, है ना। रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यहां लाई करता है ना, सिस्टम पे तो लाई नहीं करता, है ना, फिर भी स्टेबल है। आप रिंग को अच्छा बेस बना दो रिंग का और उसको ऐसा खड़ा कर दो, सेंटर ऑफ मास सिस्टम के बाहर है पर स्टेबल है। तो ये कह देना कि
सेंटर ऑफ मास लाइंग आउटसाइड द सिस्टम मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। बच्चों ये रीजन मुझे सही नहीं लग रहा है। चेयर के लिए, हाँ, चेयर के लिए कारण ये है कि टॉर्क नहीं बैलेंस होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए चेयर इस तरह से है, पहले मान लीजिए आप ऐसे बैठे थे, ठीक है? ऐसे बैठे थे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ठीक है? कोई इंसान बैठा हुआ है, ठीक है? सेंटर ऑफ मास ऐसा है। अब वो लीन कर जाता है मान लीजिए बच्चों, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहा, है ना? ग्रेविटी इधर हो गई, नॉर्मल इधर हो गया, तो ये टॉपल कर जाता है क्योंकि टॉर्क बैलेंस नहीं है। पर ये कह देना कि सेंटर ऑफ मास अगर सिस्टम के अंदर नहीं है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास रिंग का भी सेंटर पे होता है, सिस्टम पे नहीं होता है, फिर भी रिंग स्टेबल है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लगा। मेरे हिसाब से बच्चों आंसर होना चाहिए, अच्छा इन्होंने असर्शन, इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। बच्चों ये सी ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, तो ये गलत होगा। बच्चों मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है? किसी को कुछ काउंटर, कुछ डाउट? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, असर्शन सही है बच्चों कि आप अगर एक पर्टिकुलर एंगल से नीचे जाएँगे तो ये चेयर गिर जाएगी, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये कहना कि सेंटर ऑफ मास अगर सिस्टम के बाहर होगा तो सिस्टम को अनस्टेबल बना देगा, ये गड़बड़ है। उसका एग्जांपल है बच्चों रिंग, क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास सिस्टम के बाहर होता है, मतलब बॉडी में नहीं होता है, फिर भी ये स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से बच्चों रीजन गलत है, असर्शन सही है, सी आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है? अगला करते हैं बच्चों। ओके, ओके, वो भी लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ऑप्शन सी, सी सही है बच्चों, क्योंकि हाँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये सही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ये गलत है बच्चों, है ना? तो राइट, राइट। तो हाँ, रिंग रिंग का तो अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो सेंटर हो जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर सेंटर से अलग हो जाएगा। तो ये सही है बच्चों। अगर मैं पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दूं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, अच्छा शायद हमारे पास एक सवाल है ऐसा, एक सेकंड में देखता हूँ, देखते हैं ये वाला। लाइज ऑलवेज आउटसाइड, गलत है। लाइज ऑलवेज इनसाइड, लाइज ऑलवेज ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, लाइज ऑलवेज ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, गलत है बच्चों। सर्फेस ऑफ द बॉडी पे लाई कर सकता है क्या सेंटर ऑफ मास? क्या लगता है तुम लोगों को, सरफेस ऑफ द बॉडी पे लाई कर सकता है क्या सेंटर ऑफ मास? कोई एग्जांपल? रॉड में, रॉड तो वन डायमेंशन हो गया, सरफेस मतलब हमारा टू डायमेंशनल बॉडी होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ हाँ। किनके यहाँ क्लास नहीं चल रही? ओके, ठीक है बच्चों। इसका आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते रहिए, सोचते रहिए, और किसी को कुछ आ जाए मैं एक सेकंड थोड़ा मैसेज कर देता हूँ। मुरादाबाद पाठशाला दिक्कत हो रही है ना? ओके। हम्म। मुरादाबाद पाठशाला इशू क्या आ रहा है बच्चे, आपको इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इंटरनेट का इशू आ रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ, कर दिया बच्चों, थोड़ी देर बाद देखिए कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। खैर,
अम, सही है बच्चों, मतलब ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, ये भी बच्चों मेरे हिसाब से गड़बड़ है, यही सही है। मे लाई विद इन इट, आउटसाइड भी बच्चों लाई कर सकता है, रिंग का केस है, उसके अंदर लाई कर सकता है, कोई भी आप ले लो, रॉड ले लो, है ना, सॉलिड स्फीयर ले लो, हेमिस्फीयर ले लो, उस पे इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे 2 डायमेंशनल ले लेंगे तो सरफेस ऑफ द बॉडी आ जाएगा, सही है ना। चलिए, और हाँ बच्चों, एक सवाल था थोड़ा सा, देखिएगा। अम, बोलिए बेटा। आ रही है, आ रही है। हाँ, मैंने डाला है मैसेज, मुरादाबाद पाठशाला ना। हाँ, मैंने डाल दिया मैसेज, देख कुछ आता है अपडेट तुम बताता। हाँ हाँ, ये हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा था बच्चों। हाँ, इसमें एक चेंज कर रहे थे कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, अच्छा अपॉन के बाद बच्चों मैं अगर ये लिख दूं, डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट एक्सेस। बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा, मैं बता देता हूँ। एक एक सवाल थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, मैं बताता हूँ आपको कितना हो गया है। बच्चों, ये सवाल में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये सब हटा दीजिए, बाकी केवल कोऑर्डिनेट एक्सेस लिख दिया जाए, तो क्या कहते हैं, सही होगा। कोऑर्डिनेट एक्सेस, अच्छा ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जगह कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों, लोकेशन यूज करें टर्म या पोजीशन यूज करें सेंटर ऑफ मास का, वो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे डिपेंड नहीं करता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये याद, मतलब दिमाग में रहेगा ना ये चीज। ठीक। भैया, जिनका इंटरनेट का इशू आ रहा था, मैंने केवल एक चीज अभी पढ़ाई है, बाकी हम लोग सवाल कर रहे थे, बस एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस ये लिखवाया है, ठीक है। तो आप इसके लिए एक पेज छोड़ दीजिए या आधा पेज छोड़ दीजिए, जैसा भी है, काफी है। अब बच्चों आ जाते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कल की क्लास में अगर आपको याद हो बच्चों, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी रॉड का हम लोगों ने किया था, ठीक है। रॉड का सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ द रॉड लाई करेगा, वो हम लोग निकाला था फॉर यूनिफॉर्म रॉड। अगर रॉड का मास डेंसिटी चेंज होता है तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों कंटिन्यूअस बॉडीज के कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस बॉडीज हैं, उनका आपको याद रखना है। अब जैसे बच्चों, मैं स्क्वायर की बात नहीं करूंगा, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा। रिंग, पूरी रिंग है बच्चों, तो इसका भी सेंटर पे ही होगा। यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका भी सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म स्फीयर है, इसका भी सेंटर पे होगा। हॉलो स्फीयर है, इसका भी सेंटर पे होगा। तो जो यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनके लिए आपको परेशान नहीं होना, इनका सबका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, ठीक है। रिंग हो, डिस्क हो, हॉलो स्फीयर हो, जो भी है, ये सब इनका रहेगा। लेकिन बच्चों, अगर आप इनको कट कर दें, है ना, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर डिस्क, तो ये बच्चों आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इट विल बी 2r/पाई फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। तो पूरी रिंग होती है तो उसका सेंटर पे होता, और आपने आधी रिंग रिमूव कर दिया तो ऊपर होगा, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बच्चे, अगर हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अगर सेंटर को हम लोग ऑरिजिन मान लें, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों आप इसका आंसर भी कीजिएगा, किसी को क्लिक कर जाए तो। अगर हम लोग सेंटर को ऑरिजिन मान लें, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों वाई एक्सिस में है, मतलब y की वैल्यू कुछ है 2r/पाई, है ना, y एक्सिस में है। बट बच्चों, सेंटर ऑफ मास में कोई x कोऑर्डिनेट नहीं है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, तो x कोऑर्डिनेट क्यों नहीं है कोई सेंटर ऑफ मास का। देखिए, केवल y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्यों नहीं है सेंटर ऑफ मास का कुछ। हाँ हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मास है और यूनिफॉर्म मास है और बराबर है, ठीक है। तुम लोगों को कारण सबको पता है, शायद बोल नहीं पा रहे हो। देखिए बच्चों, x एक्सिस में कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए, जब आप x सेंटर ऑफ मास लिखते हैं ना, तो आप लिखते हैं m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये मैं पार्टिकल ले लेता हूँ, मान लीजिए इसका मास m1 है और इसकी दूरी x1 है, तो वैसा ही सिमेट्रिकल पार्टिकल बच्चों यहाँ पे भी है m1 और उसकी दूरी माइनस x1 है। तो जब आप m1 x1 यहाँ रखेंगे पॉजिटिव और ये माइनस m2 x2 आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो
इस साइड के जितने मास के मोमेंट होंगे वो इस साइड के मास के मोमेंट से कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो एक्स एक्सिस का कोई बचेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई बच्चों? ध्यान रखिएगा इसका। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π, इसमें बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा अगर आप इसको ओरिजिन मान लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, केवल वाई कोऑर्डिनेट है। सेम एक्सप्लेनेशन की जो पॉजिटिव लैग हो रहा है क्या? ठीक ठीक, देखिए देखिए, मैं कह रहा था कि इसमें एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव मोमेंट है मासेस का उतना ही नेगेटिव मोमेंट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट जीरो हो जाएगा। सेम सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में भी है कि इसका भी जो मोमेंट है ना, राइट साइड का मोमेंट वो लेफ्ट साइड के मोमेंट को कैंसिल कर देगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसका भी कहीं नहीं लाई करेगा, सिमेट्रिक है चूंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बच्चों 4r/3π है। नोट कर लिया आपने दोनों? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, लिखिए बच्चों जल्दी से। 2r/पाई एंड 4r/3π, और बच्चों याद रहना चाहिए ये। ठीक, अगला देखिए बच्चों, 4r/3π एंड 2r/π। ये देखिए, हेमिस्फेरिकल शेल r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8। शेल मतलब बच्चों हॉलो स्फीयर। हाँ हाँ ओके, ये लिख लीजिए फिर बैक स्लाइड करके दिखा। हॉलो स्फीयर r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8। हो जाए बच्चों तो बताइएगा, फिर आगे चलेंगे। हम्म। r/2 3r/8। अगला, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, ये लिख लीजिए फिर करता हूँ। ठीक, क्या है बच्चों ये? हॉलो कोन, सॉलिड कोन h/4 फ्रॉम द बेस। लिखिए लिखिए, हॉलो कोन h/3 फ्रॉम द बेस। हॉलो कोन और बच्चों ट्रायंगल इसका सेम रहेगा, तो इसी के पास आप ट्रायंगल का भी लिख लीजिए। कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो बच्चों, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास h/3 फ्रॉम द बेस होगा। डन बच्चों, अगर हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास h/3 होगा। तो ट्रायंगुलर लैमिना और हॉलो कोन एकदम सेम चलता है, h/3 फ्रॉम द बेस। बच्चे पिछला लिखना चाह रहे थे, लिख लीजिए।
ये देखिए नेक्स्ट वन। डन है बच्चों दोनों? लिखिए। चलिए आ जाइए बच्चों, अब जितना हम लोगों ने सीखा है उनके कुछ एप्लीकेशन करेंगे। तो मैं पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। ओके ओके, अच्छा ये सवाल कर लीजिए, ये वाला तो लिख लिया था आप सबने, ये तो पहले ही पेज का है। ये सवाल कर लीजिए, फिर मैं लगाता हूँ पिछली। ये पहले पेज में लिखा होगा बच्चों आप लोगों ने। क्या आंसर होगा इसका? कोई मैच नहीं कर रहा है क्या बच्चों? सेकंड, डी, बी। बच्चों देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आपको लगाना चाहिए, एक्स तो होगा ही नहीं कुछ। अब जीरो 6 सेंटीमीटर हो गया, जीरो 4.5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका बताना है बच्चों। और ये क्या है? होमोजेनस सेमी सर्कुलर प्लेट है। रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग नहीं है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का बच्चों सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना, मतलब उसके सेंटर से कितना ऊपर होता था? 4r/3 पाई। तो 4r की वैल्यू बच्चों 9 सेंटीमीटर, 3 पाई। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 3 हो जाएगा। और इसको ऑलमोस्ट 1 मान ले तो 4 से थोड़ा सा वैल्यू मेरे हिसाब से बच्चों 4 से थोड़ा सा कम आनी चाहिए ना, 3/पाई। ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, खैर तो यही मोस्ट सुटेबल यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? तो 12/पाई। चलिए, और भी सवाल हैं बच्चों, लेकिन आप लोग कह रहे थे नोट नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 4r/3 पाई, r की वैल्यू रख देनी है और पाई मतलब 3.14। x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। चलिए बच्चों, ये लिख लीजिए जल्दी से, फिर इस पे सवाल करेंगे। हो जाए बच्चों तो बता देना, फिर सवाल करेंगे आगे। बैक स्लाइड मतलब क्वेश्चन वाली, इसी में। कौन सी, अब कौन सी लगाना है तुम लोग? कौन सा नहीं लिख पाए हो? फर्स्ट वाली भी नहीं लिख पाए हो? लिखो अच्छा जल्दी जल्दी। 2r/पाई सेमी सर्कुलर रिंग, 2r/पाई सेंटर से ऊपर, और सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3 पाई।
डन है पहली स्लाइड। अब वापस नहीं कराना बच्चों, बता रहा हूं मैं तुम लोग। डन है ना? ये लो, अगली स्लाइड लिखो। हेमिस्फेरिकल शेल मतलब हॉलोस्फीयर r/2 सेंटर से ऊपर और 3r/8 सॉलिड स्फीयर के लिए। डन है सबका बच्चों? बदल दूं स्लाइड? कोई रह गया है? हाँ हाँ लगा देंगे। ये लिख, क्वेश्चन बच्चों बस इतना ही था। 4r/3 पाई, आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी थी, तो 4 × 9/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल था, 12/पाई है ना, अप्रॉक्स 4। और x कोऑर्डिनेट 0 था, y कोऑर्डिनेट 4 था, तो 0,4 सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। लिख लिया बच्चों ये? ठीक, ये लिखो। पाई देखिए आइडियली 3.14 लेना चाहिए, पर 3.14 से मैच नहीं कर रहा था, तो पाई ऑलमोस्ट 3 ऐसा मान। मैं दिखा दूंगा आपको सवाल फिर से। क्या है बच्चों, ये बदल दूं? आंसर 0,4। ये हो गया बच्चों, बदल दूं? वापस नहीं आना है ना? चलो ये देखो, लगा रहा है। ये लोग लिख लें भाई बच्चों, ये डन है। ठीक है, अब ये सवाल देख लीजिए। हाँ पूछिए। ये भी हो गया, बोलिए। हाँ, थीट उसमें 2 थीटा है बेटा एंगल, देखो। ये अच्छा हो तो तुमने पूछ लिया, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला। बच्चों ये नोट कर लिया सबने सवाल? ठीक, ये देखिए, अच्छा हुआ तूने पूछा। देखो इसमें पूरा 2 थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है जो सेंटर पे। तो जब पूरी रिंग हो जाएगी, तो जब पूरी रिंग हो जाएगी बेटा, तो 2 थीटा बराबर जो है वो पाई के बराबर होगा। तो थीटा जो है वो पाई/2 के बराबर होगा। तो जब यहाँ पे आप थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो आप पाई/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखते हैं जरा बनता है कि नहीं। आर साइन पाई/2 यानी 1 थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई/2, तो 2r/पाई देखो बन जाए, है ना? तो एक्चुअल में ये 2 थीटा है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर। इसके लिए भी देखिए सेमी सर्कुलर मतलब जो सर्कुलर प्लेट का सेक्शन है, उसमें भी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 2 थीटा है। तो अगर सेमी सर्कुलर डिस्क होगी, तो थीटा की वैल्यू जो है 2 थीटा बराबर पाई होगा, थीटा बराबर पाई/2 होगा। नोट, अच्छा हुआ नोट किया। बच्चों एक सवाल और करते हैं इसी पे बेस्ड, कर लिया जाए ना? ये देखिए, लिखिए ये सवाल देखिए एक बार, और जो भी आंसर आए बताइएगा। नहीं नहीं बच्चों ऐसे मत बताइए। देखिए कोऑर्डिनेट्स बताना है आप, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सवाल पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको शायद आप सवाल समझ नहीं, सवाल ऐसा कह रहा है कि क्वार्टर ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी गई है। तो क्वार्टर ऑफ रिंग है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी गई है। तो बच्चों रिंग कुछ इस तरह से रखी है, दिस इज क्वार्टर ऑफ रिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी गई है। ये ओरिजिन है, और आपको सेंटर ऑफ मास जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने। तो कोई भी बच्चों कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा, ना एक्स ना वाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों और बताइए। हाँ, ओके।
पाई का टर्म नहीं आएगा? चलिए, बच्चों देखिए ज़रा ध्यान से, 2r बाई पाई आ रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स। चलिए बच्चों मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ। किसी और बच्चे का कुछ आया हो, मेरे साथ डिस्कशन करना चाहे कि सर ऐसा होगा या ऐसा करेंगे, तो आप बता सकते हैं। 4√2 r बाय पाई, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये? और x वाला? चलिए बच्चों, आ जाइए, डिस्कशन करते हैं। x नहीं किया अभी सॉल्व? ठीक है, ठीक है। बच्चों जो कर रहे हैं वो करते रहिए, मैं तब तक डायग्राम बना लेता हूँ और फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। x कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई। बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेमी सर्कुलर या आप सर्कुलर आर्क मान लीजिए जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है? और ये एंगल जो है सेंटर पे 2 थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। अगर ये सर्कुलर आर्क है जिसका मास m रेडियस r है और ये 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होगी वो होगी r sin थीटा अपॉन थीटा, ठीक है? ये सेंटर ऑफ मास की दूरी है बच्चों, मैं इसको कुछ भी बोल दूं, मान लीजिए r ही या कुछ x बोल देता हूँ, ठीक है? तो ये दूरी है और सेंटर ऑफ मास बच्चों अगर आप देखिए तो अलोंग एंगल बाइसेक्टर जाएगा, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा है और नीचे वाला भी एंगल थीटा है। इसका मतलब जब हमारा सर्कुलर आर्क ऐसा रखा होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अलोंग एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है सेंटर पे, तो ये आर्क सेंटर पे 90 डिग्री बना रही है, यानी 2 थीटा बराबर 90 है, क्योंकि सेंटर पे 2 थीटा है, ठीक है? 2 थीटा बराबर 90। और ये जो दूरी होगी बच्चों, मान लीजिए मैं इस दूरी को कुछ r बोल देता हूँ, ठीक है? और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क है उसको कैपिटल R ले लेता हूँ। तो जो हमारा इस स्मॉल r मतलब सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होगी, जिसको मैं यहाँ पे x बोल रहा था, वो दूरी देख लीजिए बच्चों, वो दूरी होगी r sin थीटा, यानी r रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क sin थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 45 डिग्री रखेंगे, डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 4, ठीक है? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों देख लीजिएगा, कुछ आपको लग रहा हो कि सर नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप एकदम बेझिझक बोलिए। साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टी और 1 बाई रूट टू और पाई अपॉन 4, तो बच्चों ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट टू आर बाय कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ तक? ठीक है, ये तो, लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है बेटा, ये तो ये दूरी है ना, अभी हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रखने होगा। क्या बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ मैंने गलत लिखा है डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 4 आर अपॉन पाई रूट टू, अभी ठीक है? ठीक है, ये बनेगा आपका डिस्टेंस, लेकिन अभी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं आए, ये तो दूरी आई है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा मदद करना चाहे कि सर एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये कर लीजिए, ये मुझे चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। r cos 45 x कोऑर्डिनेट होगा और r sin 45 y कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट बच्चों इसका देखिए r cos 45, तो r की वैल्यू 4r बाई पाई रूट टू, 4r बाई पाई रूट टू, ठीक है, इंटू cos 45 यानी 1 बाई रूट टू, तो बच्चों हो जाएगा 4r बाई 2 पाई, ठीक है? तो इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, तो 2r बाई पाई x कोऑर्डिनेट, किसी बच्चे ने शायद बताया था क्या ये x कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई, और y कोऑर्डिनेट भी बच्चों एक्चुअल में 2r बाई पाई ही होगा, है ना? सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, r sin 45 हो जाएगा ना, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई होंगे। कुछ बच्चों ने मुझे बताया था, ये आंसर याद है मुझे। गुड गुड गुड। जिनका नहीं आया था बच्चों देख लीजिए इस तरह से सॉल्व होगा। कुछ लोग यहाँ तक पहुंच गए थे बट ये x और y कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, ऐसा एक और अभी कराएंगे हम लोग, करेंगे हम लोग सॉल्व।
हुँ। कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई, ये जो प्लेन होता है एक्स वाई एक्सिस से जो आप डिवाइड करते हो उसको कार्टेशियन प्लेन। जो एक्स एक्सिस, हाँ, वाई एक्सिस से प्लेन को हम डिवाइड करते हैं वो कार्टेशियन। तो अगला सवाल लगा दूं मैं फिर? ठीक, लिखिए, लिखिए, लिखिए। ओके। तो जो मुरादाबाद पाठशाला ठीक हुआ बेटा आप लोग का, या अभी चल रहा है इशू? अच्छा, अच्छा। ये आई नहीं है आपकी क्लास में? अगला सवाल बच्चों। ठीक, ठीक है, ठीक है, बोल देता हूँ। हम्म। ओके, क्या रह गया बेटा लिखने के लिए आपका? ओके, ओके। क्या रहा आंसर? ओके, आ जाइए बच्चों, डिस्कशन करते हैं। मैं, ओके, सबका आ गया बच्चों ये सवाल? ठीक है। तो बिल्कुल बच्चों देखो, तो आप बिल्कुल जो हम लोगों ने लास्ट सम सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें बस ये है कि सेमी सर्कुलर रिंग की जगह सेमी सर्कुलर डिस्क रख दिए उन्होंने। ठीक है, तो बच्चों इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी पे लाई करेगा। और जो ओरिजिन यानी सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क है वहां से मान लीजिए आर दूरी पे है। बच्चों ये आर की वैल्यू कितनी हम लोगों ने देखी थी फॉर्मूले में, कोई मदद करेगा मेरी? आर बराबर कितना था? यानी सेंटर 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, यही था ना बेटा? तो ये 2 थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो थीटा पाई बाय 4 हो जाएगा। तो 2r sin पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये बच्चों बन जाएगा तुम्हारे पास 2r 1/√2, और ये हो जाएगा 3 पाई, और ऊपर चला जाएगा बच्चों 4। √2 से कैंसिल करेंगे, √2 बन जाएगा, तो 4√2r अपॉन 3 पाई बनेगा। हाँ, अब x और y कोऑर्डिनेट बच्चों आपको निकालना है, तो इसमें cos थीटा sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा r cos 45 डिग्री, तो r की वैल्यू है 4√2
r अपॉन 3 पाई, cos 45 है 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4r अपॉन 3 पाई। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही बच्चों 4r अपॉन 3 पाई आएंगे। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दीजिए बच्चों, तो आइडिया लग जाए मुझे थोड़ा सा। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अयोध्या पाठशाला कितने बच्चों का सही था, अयोध्या पाठशाला 103? वेरी गुड। चलिए बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर अगला सवाल करेंगे। ठीक, लिखिए लिखिए। बच्चों बदल दूं अब? ठीक। अम, ये किसी बच्चे का रह गया था तो ये भी लिख लीजिए। x कोऑर्डिनेट r cos 45, y कोऑर्डिनेट r sin 45। चलिए एक और बच्चों सवाल कराना है, फिर अगला कॉन्सेप्ट कर। ठीक, ये कर लीजिए सवाल, फिर लगाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हाय बच्चों सबको, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग फ्रॉम सेंटर इफ द रेडियस इज 0.5 मीटर? तो बच्चों रेडियस की वैल्यू 1/2 मीटर दी हुई है, और हाफ रिंग है, हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है बच्चों, कितना होता है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लिए? 2r/पाई। तो बच्चे देखिए r की वैल्यू 1/2 है, तो ये बन जाएगा 1/पाई। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, कैविटी प्रॉब्लम्स। अगली हेडिंग डाल दीजिए इसी में, कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स मैंने लिख दिया है ऊपर, किसी को डाउट हो तो देख लीजिएगा। कैविटी प्रॉब्लम्स। हाँ नहीं, रोटेशन मोशन नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास और वर्क एनर्जी का बच्चे कंफर्म नहीं, बट सेंटर ऑफ मास तो 100% आएगा। किसी बच्चे का रह गया था तो बच्चे लिख लीजिए, कोई कह रहा था रह गया है। बाकी जिनका लिख लिया है जिन लोगों ने, वो हेडिंग डाल दीजिए कैविटी प्रॉब्लम। पता नहीं बेटा, इस वीक तो, नेक्स्ट वीक आधा तो चला ही जाएगा। तो मतलब आपके टेस्ट के, देखिए सिलेबस बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि ज्यादा है, तो आपके टेस्ट के हो सकता है, जैसे संडे को टेस्ट है तो हम लोग हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे को ही फ्री हो पाएंगे। तो जैसे जैसे होता जा रहा है आप प्रैक्टिस करते जाइए। अम, ये हो गया बच्चों, सबने लिख लिया ना? कैविटी प्रॉब्लम हेडिंग डाल दीजिए। अब कैविटी प्रॉब्लम्स में बच्चों क्या सिचुएशन होती है, मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये एक्चुअल में देखिए तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, लेकिन इस टाइप के सवाल बहुत बार बनते हैं, तो आप इनको एज अ प्रॉब्लम ही ट्रीट करिए। मान लीजिए बच्चों ऐसा एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और इसमें कुछ बच्चों आप लोगों से सवाल भी पूछूंगा, अगर आपको क्लिक कर जाए तो आप बताइएगा बेस्ड ऑन द डिस्कशन। अभी मान लीजिए बच्चों स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट की जो साइड लेंथ है बच्चों मान लीजिए 4a के बराबर है।
यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और इसकी मान लीजिए साइड लेंथ जो है 4a के बराबर है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। अब बच्चों मान लीजिए, तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो बिल्कुल आसान सी बात है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। अब मान लीजिए कि आप इसके एक साइड से आप मास रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा मास रिमूव करते हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चों, जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो किस एक्सिस में शिफ्ट होगा? एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, या दोनों में हो जाएगा? एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा। सही बात है। दूसरा सवाल बच्चों, वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा या नहीं होगा? वाई में, वाई एक्सिस में नहीं शिफ्ट होगा। कारण क्या है बच्चों, वाई एक्सिस में क्यों नहीं शिफ्ट होगा? हाँ, यूनिफॉर्म डिस्क है, जितना आपने ऊपर वाले हिस्से से रिमूव किया उतना ही नीचे वाले हिस्से से रिमूव किया, तो वाई एक्सिस पे, हाँ, वाई एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस से रिमूव किया, इधर से मास रिमूव किया, तो सेंटर ऑफ मास इधर हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। तो सवाल यही है कि बताइए सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका कि बताइए सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। दूसरा तरीका, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन क्या, जैसे मान लीजिए पहला पूरा डिस्क था, फिर आपने ये मास हटा दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। अब जो पहले जो पूरा स्क्वायर था उसका सेंटर ऑफ मास 0,0 मान लेते हैं, ओरिजिन पे था। जब रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। हमें नहीं पता कितना शिफ्ट होगा, हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स की वैल्यू होगी वही रिमेनिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सेम ऐसा ही सवाल आपको भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट सुनते जाइए, कोई डाउट हो तो पूछते जाइए। कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों? फॉर्मूला वही लगाना है कि x सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सर दो ही क्यों लिखा आपने, m3 x3 क्यों नहीं लिखा? दो ही चीजें बच्चों, एक तो स्क्वायर है और एक आपने ये सर्कल रिमूव किया है, तो दो ही चीजें इन्वॉल्व है, इसलिए m1 x1 प्लस m2 x2। अच्छा बच्चों, x सेंटर ऑफ मास आपको रिमेनिंग का निकालना है, आप इसको रिमेनिंग पोर्शन बोल दीजिए या कितना शिफ्ट होगा, तो या तो शिफ्ट बोल दीजिए या x सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो बच्चों आप न्यूमरेटर में पहला टर्म लिखेंगे m1 x1, तो हम यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट मान रहे हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है समझ लीजिए। एक तो बच्चों एक स्क्वायर है, और वो कौन सा स्क्वायर है? कंप्लीट स्क्वायर, मतलब जब आपने नहीं रिमूव किया है, वो हमारा m1 है। ठीक है, और जो रिमूव्ड सर्कल है ना, ठीक है, रिमूव्ड सर्कल, रिमूव्ड सर्कल ये हमारा m2, m1 है फुल वाला और रिमूव्ड वाला m2। आपको भी हर सवाल में ऐसे ही करना है, जो बिना रिमूवल की चीज है उसको m1 मानना है, और जो रिमूव्ड वाला है उसको m2 मानना है। m1 नहीं 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 नहीं, m1 देखिए मैंने लिखा है, m इज मास ऑफ स्क्वायर कंप्लीट, मतलब जो फुल स्क्वायर था, पूरा स्क्वायर था, उसका मास m1 है। ठीक है, और रिमूव्ड सर्कल वो m2 है, जितना हिस्सा आपने मटेरियल रिमूव किया वो m2 है। अब आ जाइए बच्चों, जब कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट स्क्वायर था पूरा, तो उसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कहां, मान लेते हैं m मास था उसका पूरे का, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा था पूरे का बच्चों? ओरिजिन पे। तो मैं इसको 0 लिख देता हूं। कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों? m इंटू 0, क्योंकि पूरे का यहीं पे था x कोऑर्डिनेट, तो वो 0 हो गया। यही बच्चों फायदा हो जाता है कि आपको, अगर हम पूरे को m1 मानते हैं ना, तो उसका ऑटोमेटिकली लिखने नहीं पड़ता मास, वो एक्चुअल में 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि वो ओरिजिन पे था। प्लस m2, m2 x2। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, m2 मतलब इस रिमूव्ड पोर्शन का मास। अगर बच्चों ये पूरा लेंथ 4a है, तो ये वाला लेंथ 2a होगा, तो जो रेडियस होगी बच्चों सर्कल की वो a होगी। मानते हैं बच्चों, यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी आपको सवाल, हर सवाल में सिचुएशन अलग होगी। जैसे मैंने स्क्वायर से रिमूव किया है, कुछ लोग सर्कल से रिमूव कर लेंगे, कुछ लोग डिस्क से रिमूव कर लेंगे, तो वहां फिर आपको हर बार सोचना पड़ेगा कि कितनी रेडियस होगी। तो 4a ये 2a, तो इसका जो है रेडियस a होगा। अब हमें बच्चों देखो m2 है रिमूव्ड सर्कल का मास। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों,
m2 हमें कैलकुलेट करना है। तो m2 का बच्चों जो एरिया होगा पाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है? और चूंकि ये पूरा यूनिफॉर्म स्क्वायर था, तो उसका मास मान लीजिए मैं m मान लेता हूं, ठीक है? तो मास पर यूनिट एरिया आप निकालना होगा आपको, मास पर यूनिट एरिया। तो टोटल मास स्क्वायर का बच्चों m है और एरिया 4a स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख देता हूं 4a का होल स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है बच्चों? तो m अपॉन 4a का होल स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। बोलिए बच्चों यहां तक ठीक है? तो इसको इसको बच्चों मैं इसको एक काम करता हूं, m अपॉन 4a स्क्वायर को मैं बच्चों सिग्मा लिख देता हूं। सिग्मा क्या बताता है? मास पर यूनिट एरिया, ठीक है? तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है, यानी सिग्मा बराबर m अपॉन 4a का होल स्क्वायर है, ठीक है? अगर मुझे कहीं सवाल में सॉल्व करते समय जरूरत पड़ी तो मैं ये वैल्यू रख दूंगा, जरूरत नहीं पड़ी तो मैं सिग्मा कैंसिल हो जाए, शायद हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको सिग्मा बोल दूंगा। सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया, है ना? इस पूरे स्क्वायर का मास डेंसिटी कितना है वो ये लिखा हुआ है, मास अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वायर इनटू पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर क्या है बच्चों? एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन। तो ये आपको बच्चों m2 की वैल्यू दे देगा। तो पहले तो आप बताइए बच्चों कि m2 की वैल्यू आप सभी को समझ में आई है या नहीं आई है? कैसे लिख रहे हैं रिमूव्ड पोर्शन? ठीक 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 देखिए, इसमें बच्चों हमेशा आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। अभी मास पर यूनिट वॉल्यूम भी डिफाइन करेंगे, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, ये जो सिग्मा होता है ना, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये आपको ये बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास प्रेजेंट है। आप कैसे निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया? बच्चों नाम ही कह रहा है ना, मास पर यूनिट एरिया। तो m फॉर मास, पर मतलब डिवीजन, एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया तब आएगा जब मास को आप पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस स्क्वायर का मैंने मास m मान लिया, ठीक है, और इसको इसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसकी बिल्कुल बिल्कुल वही है सरफेस मास डेंसिटी। जैसे लीनियर मास डेंसिटी वैसे सरफेस मास डेंसिटी। अभी जब स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो हम वॉल्यूम मास डेंसिटी आएगा। तो मास ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। साइड है बेटा 4 है तो 4a का होल स्क्वायर। अब ये पूरी चीज सिग्मा है बेटा, ठीक है, यानी मास पर यूनिट एरिया। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि एक स्क्वायर है बच्चों, इसका मास 16 केजी है और इसका सरफेस एरिया जो है वो 4 मीटर स्क्वायर है। बच्चों बताओ इसका मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? क्या आंसर करोगे आप? 16 केजी मास है और एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, इसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? 4 होगा। मास को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी इस स्क्वायर का अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया लूंगा तो 4 किलो आएगा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि अच्छा ठीक है, 16 किलो 4 मीटर स्क्वायर में आता है, मुझे बताओ अगर मैं इस वाले स्क्वायर का 2 मीटर स्क्वायर एरिया लूंगा तो उसमें कितना मास आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 किलो है, आप 2 मीटर स्क्वायर का ले रहे हो तो कितना मास आ जाएगा? 8 किलो आ जाएगा। तो हर बार आप क्या करते हो बच्चों, आप मास डेंसिटी निकाल के, है ना, उसके एरिया से मल्टीप्लाई, जैसे लीनियर मास डेंसिटी निकाल के लेंथ से मल्टीप्लाई, सरफेस मास डेंसिटी निकाल के उसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई। तो जैसे 2 मीटर स्क्वायर में पूछा कितना मास है, तो आपने मास डेंसिटी का सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये हो गया मास डेंसिटी, और मुझे चाहिए था कि इस वाले एरिया में कितना मास है, तो इसका जो एरिया है यानी पाई ए स्क्वायर, उसको मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया है अब? ठीक है। अब ये बच्चों थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, ये हर बार हम लोग करेंगे, हर ऑलमोस्ट हर सवाल में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए और ध्यान रखने की कोशिश करिए। तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे m2 की वैल्यू। m2 की वैल्यू हमने निकाल लिया, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। लिख दिया बच्चों सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और m2 का x2 से मल्टीप्लाई करना है। x2 क्या है? x2 है सेंटर ऑफ मास ऑफ m2। तो बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ m2, ये m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों इसका सेंटर होगा ना, ये वाला। तो अगर ये 0,0 है तो इसका सेंटर कितना कितना दूरी पे होगा बच्चों? रेडियस के बराबर। तो a,0 तो मैं इसमें a से और मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये समझ में आया बच्चों आप सभी को? तो ये m2 लिखा हुआ है यानी उसका मास, और ये x2 लिखा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास। बोलिए ठीक है यहां तक? बच्चों यहां तक क्लियर है ना?
ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब हम m1 x1 प्लस m2 x2 लिखते थे बेटा, तो उसमें प्लस साइन लगाते थे क्योंकि मासेस ऐड होते थे कि जैसे भाई एक मास इधर है, एक मास इधर है, एक मास इधर है। 3 मास प्रेजेंट है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 क्योंकि 3 मास है। अब जो यहाँ पे आप मास हटा रहे हो, मास रिमूव कर रहे हो, तो मास जा रहा है, मास प्रेजेंट नहीं है, मास गायब है। मास गायब है बच्चों, तो आप इसमें माइनस ऐड करो। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि देखिए प्लस आप तब लगाते जैसे एक पार्टिकल है यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, क्योंकि पार्टिकल थे। यहाँ पे पार्टिकल था, आपने हटा लिया है, रिमूव कर लिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। बोलिए बच्चों, बात क्लियर है क्या? ये थोड़ा सा हाँ ध्यान रखिएगा। फिर m1 प्लस m2, m1 है पूरे सर्कल का मास, पूरे सर्कल का मास तो हमें पता है मास पर यूनिट एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4a का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों चाहो तो यहाँ पे आप m भी रख सकते थे, है ना, लेकिन सिग्मा इसलिए रख रहे हैं ताकि बार बार ये वाला टर्म ना लिखना पड़े m अपॉन 4a स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। कोई बात नहीं, करते हैं फिर से। आप यहां तक तो पहले एक बार कंप्लीट करते, फिर से रिपीट करते। प्लस m2, m2 देख लीजिए, m2 क्या है बच्चों? रिमूव्ड सर्कल, यानी इसका मास। अब चूंकि आप अगर ऐड करते, यानी मास ऐड होता, तो m1 प्लस m2 लेकिन आप इसको रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मास रखेंगे बच्चों, वो रखेंगे माइनस ऑफ सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो x सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, m इंटू जीरो तो जीरो ही हो गया, यहाँ पे बचेगा माइनस सिग्मा इंटू पाई ए क्यूब, सिग्मा इंटू पाई ए क्यूब, सिग्मा इंटू पाई ए क्यूब माइनस साइन के साथ, ये बच्चों सिग्मा 4a स्क्वायर, सिग्मा 4a स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। बच्चों यहां से देखिए ऊपर नीचे से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, कहाँ पे बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 4a का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, तो सिग्मा इंटू 16a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। अब सही है ना? अब आप यहाँ से बच्चों क्या करिए, जो जो कॉमन है, जैसे ये सिग्मा है, ऊपर भी सिग्मा प्रेजेंट है और नीचे भी सिग्मा प्रेजेंट है, आप कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो ऊपर बच जाएगा माइनस पाई ए क्यूब, और नीचे बन जाएगा, नीचे से बच्चों ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 16 माइनस पाई। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बच जाएगा माइनस पाई ए डिवाइडेड बाई 16 माइनस पाई। अब बच्चों ये माइनस साइन आपको क्या शो करता है? किसी बच्चे को क्लिक हो गया होगी, सर माइनस आ रहा है आंसर। हाँ, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, माइनस ए पाई बाई 16 माइनस पाई। क्लियर है क्या सबको? मैं फिर से समझा रहा हूँ, पूरी चीज ध्यान सुनिएगा, और जिनको समझ में आ गया, लग रहा है कि कर सकते हो, आप लिखना चालू कर दो, जिनको लग रहा है कि एक बार और जरूरत है, ध्यान से देखिए। हाँ हाँ, राइट, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर लिखा तो है बेटा। अच्छा यहाँ पे लिख दो, लिख दो, क्योंकि ये जीरो होने वाला था तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप चाहो तो लिख दो सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर, अल्टीमेटली तो देखिए जीरो होने वाला है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि जीरो से मल्टी, लिख सकते हैं। अच्छा, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर कैसे निकली? जैसे मान लो बेटा कि इसका मास जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो मास है इस पूरे स्क्वायर का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास पर यूनिट एरिया आप सिग्मा मान लो, और सिग्मा क्या होगा? सिग्मा है आपका, सिग्मा है टोटल मास ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका एरिया, मास ऑफ द स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर मुझे जहां जहां पे भी मास ऑफ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मैं उसको लिख दूंगा सिग्मा इंटू 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सिग्मा लिखने से फायदा ये है बेटा कि सिग्मा कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, है ना, आप चाहो तो m के टर्म्स में भी लिख सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिग्मा के टर्म्स में ही लिखो, तो सिग्मा अल्टीमेटली आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो मास ऑफ ये लिख लोगे, फिर से मैं समझा रहा हूँ बच्चों, देखिए जो भी जिसको डाउट हो सुन लीजिए ध्यान से।
इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएँगे आपको, 100% आएँगे, जहाँ पे एक यूनिफ़ॉर्म ऑब्जेक्ट में से कुछ मास रिमूव कर दिया जा रहा है। कभी भी इस टाइप के सवाल आएँ, तो जो रिमूव्ड मास मास है आप उसको m2 मान लीजिए और बिना रिमूवल का मास जो है उसको m1 मान लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पहला जो बिना मास रिमूव किए उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन होगा, तो m1 इंटू 0 कर दीजिए प्लस m2 इंटू x2। m2 क्या है बच्चों? जो रिमूव पोर्शन का मास है, उसका मास इंटू उसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट a है, वो लिख दिया। m2 क्या है? इसका मास कैसे निकालेंगे? इसका एरिया इंटू सरफेस एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया। तो इसका एरिया पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस ए है, तो इसका एरिया पाई ए स्क्वायर और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इस वाले पोर्शन का मास आ जाए। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको रिमूव कर रहे हैं इसलिए माइनस लगा रहे हैं। नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2, तो m1 मतलब पूरे का मास कितना होगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया, पूरे का एरिया, सिग्मा इंटू पूरे का एरिया, प्लस क्योंकि मास रिमूव कर रहे हैं तो माइनस ऑफ सिग्मा इंटू इसका एरिया, क्योंकि यहाँ पे m2 आएगा, इसका मास आएगा तो सिग्मा इंटू ये। ऊपर नीचे से बच्चों चूंकि ये 0 है तो लिखना नहीं है, सिग्मा ऊपर दोनों में प्रेजेंट है तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, फिर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों और कोशिश करिए कि बोर्ड की मदद ना लेनी पड़े, आप बोर्ड तभी देखिए जब आप किसी स्टेप पे अटक जाएं। नोटेड है? लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिएगा बच्चों, फिर इस पे एक प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे। नहीं नहीं मैं बोला नहीं कुछ। हो गया बच्चों सबका? ठीक है ठीक है। अच्छा, जिनका हो गया बच्चों मैं उनके लिए सवाल लिख देता हूँ यहीं पे इसी पेज में। जिनका हो गया है वो थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऐसा एक स्क्वायर है, ऐसा एक सर्कल है, स्क्वायर नहीं बच्चों सर्कल है, और इस सर्कल में से बच्चों एक स्क्वायर रिमूव कर ले रहे हैं। कुछ हिसाब से सर्कल है और इसमें से एक स्क्वायर हम लोग हटा ले रहे हैं। ज्योमेट्रिकली पॉसिबल। लिख लेंगे बच्चों, फिर मैं एक सवाल ही है पूरा प्रॉपर अच्छे से कराता हूँ। बच्चों हटा दूं मैं फिर, है ना? अ, ये देखिए बच्चों,
अब जो रुक गए बच्चों जिनका नहीं लिखा है, आप वेट करिए, इस सवाल के बाद वापस से दिखा दूंगा मैं। हाँ हाँ। ओके। बच्चों ओके। बच्चों ये सिचुएशन है, कर लीजिए। दो आंसर्स आए हैं, थोड़ा अलग अलग आए। ओके। सबके ही अलग अलग आ रहे हैं। R/6 आ रहा है बच्चों सबका। ओके। बच्चों मैं सिंप्लीफाई करूं? ठीक है। R/6। ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं कुछ मास के बारे में बोला गया नहीं गया है, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा मान लेते हैं। तो पूरे सर्कल का बच्चों मास अगर निकालेंगे तो आप लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे इसका रेडियस आर है। जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका मास लिखेंगे बच्चों, तो हो जाएगा सिग्मा पाई r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिमूव पोर्शन का मास है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, टेक सेंटर ऑफ मास m1 x1। तो पहले वाले का तो बच्चों जीरो होगा, पहले वाले का मास इंटू जीरो, क्योंकि हम ओरिजिन पे ही मान लेंगे। और दूसरे वाले का बच्चों लिखोगे आप माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू हमें नहीं पता कितना होगा, x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास बच्चों सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एक बार फिर से बच्चों आप सिग्मा सिग्मा हटा दो, r/12 आ रहा है। ओके। हटाओगे बच्चों तो ये बच जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका बच्चों x क्यों लिख रहे हैं यार? इसका सेंटर ऑफ मास तो r/2 पे होगा ना? हाँ हाँ, r/2। तो इसको बेटा हम लोग r/2 लिख देते हैं ना x की जगह, यानी जो रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है वो r/2 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय बच्चों लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। कुछ बच्चों लग रहा हो कंफ्यूजन तो पूछ लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों माइनस r/6 बचेगा, मतलब r/6 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी बता दिया था, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का सही था बच्चों, एक बार हाथ उठाइए तो। गुड गुड गुड। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? अगर आपको ये अंदाजा हो जाता है कि मतलब इसका मास m/4 होगा तो आप बिल्कुल। ठीक है, उस केस में भी वो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना? माइनस r/6 आ जाएगा।
और देखिए बच्चों, अगर इस टाइप का एक सवाल हो, और कर लेते हैं हम लोग। अ, अच्छा, अच्छा, लिखिए, लिखिए। लिखिए, लिखिए। बच्चों, जिन लोगों ने किया था, उन लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया था या कोई और भी तरीका आप लोगों ने यूज़ किया है? एक तरीका और है बच्चों, लेकिन वो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा-सा कभी-कभार कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, तो ये बोलिए, बोलिए बेटा। अच्छा, अच्छा। M2 को M/4 मान लिया हो, है ना? ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ, 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 हाँ। सही। हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। डन है बच्चों ये? तो एक और देख लीजिए। अच्छा, अच्छा, ओके। बच्चों, जिनका भी आंसर आ जाए इसका बता सकते हैं। बच्चों, इसमें रिमेनिंग पोर्शन से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो, हर एक पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आपको पता हो तो ओके। तीनों का सेंटर ऑफ मास पता है बच्चों, तो वैसे भी कर सकते हो कि M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3। और अगर रिमेनिंग पोर्शन से करना चाहते हो तो फिर आपको दोनों का अलग-अलग निकालना पड़ेगा। x सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन और y सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग।
बच्चों और किसी का आंसर आया है? एक एक ही आंसर आया अभी। ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। सी आ रहा है? ठीक है। आ जाइए बच्चों, थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। एबी की वैल्यू बच्चों 2 मीटर है। तो एबी की वैल्यू 2 मीटर बच्चों, मतलब ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, और बीसी जो है बच्चों, देख रहे हैं कि आप 1 मीटर है बीसी की लेंथ। तो यानी ये आधा मीटर होगा और ये भी आधा मीटर होगा। तो फिर से वही लगा देते हैं बच्चों कि एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर, तो पूरा अगर बच्चों स्क्वायर होता है ना, पूरा स्क्वायर होता, हर एक का मास बच्चों आप m मान लो, ठीक है, इसका m, इसका m, इसका m, इसका m, तो टोटल मास 4m होता, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन होता, तो हम लिखते थे 4m इंटू जीरो, जो कि जीरो आ जाएगा, माइनस, क्या बेटा? भी सही है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों m1 यानी पूरे स्क्वायर का मास 4m है, तो 4m इंटू जीरो, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, माइनस रिमूव्ड पोर्शन, जो पोर्शन आप हटा रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, तो उसका मास, रिमूव्ड पोर्शन का मास m है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? ये रिमूव्ड पोर्शन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट का बच्चों ये यहां पे होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 चलना पड़ेगा बच्चों आपको, और इधर -1/4, तो x में -1 चलना पड़ेगा, सॉरी x में -1/2 चलना पड़ेगा। बच्चों ये समझ में आता है आपको? इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, जो रिमूव्ड पोर्शन है यानी ये वाला, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी ये वाली जो साइड है उसके आधी दूरी पे यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है बच्चों, यानी अगर ये पूरा 1 मीटर है, तो ये वाली जो दूरी होगी बच्चों वो -1/2 होगी। ठीक है, तो रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बच्चों आप लिखोगे, तो लिखोगे -m रिमूव्ड पोर्शन का मास इंटू -1/2 डिवाइडेड बाई m टोटल मास माइनस रिमूव्ड पोर्शन का मास। तो बच्चों ये देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा +m/2 डिवाइडेड बाई 4m माइनस m, बच्चों ये हो जाएगा 3m। तो ये से कैंसिल आ जाएगा बच्चों 1/6। एक्स कोऑर्डिनेट तो 1/6 होना चाहिए, बी ऑप्शन ही हो जाएगा बच्चों, है ना? और वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे, अच्छा सर इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हैं? बच्चों प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब आप ये पोर्शन हटाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों शिफ्ट होंगे, तो फिर से वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी बच्चों आपको यही करना पड़ेगा, वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए भी यही करना पड़ेगा, टोटल मास इंटू ओरिजिनल मास का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, माइनस जो मास आपने रिमूव किया है, तो m मास रिमूव किया है, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों? ये -1/2। अब देखिएगा बच्चों, ये टोटल लेंथ 1/2 है, तो उसका आधा, यानी बच्चों y कोऑर्डिनेट 1/4 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/4। -1/4 क्यों लिख रहे हैं सर? -1/4 लिखने का कारण ये है बच्चों कि नीचे की तरफ है ना y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे, तो x भी नेगेटिव बच्चों, y भी नेगेटिव, और जो रिमेनिंग पोर्शन का मास होगा टोटल मास माइनस जो मास आपने हटाया है। नीचे से लेते मतलब यहाँ ओरिजिन मानते आप, तो फिर गड़बड़ हो जाता, क्यों? कर सकते थे, उस केस में क्या होता कि फिर आपको जो पूरा टोटल मास है उसका सेंटर ऑफ मास के भी आपको कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन मानते, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते, तो फिर यहाँ पे 0 0 नहीं आता। ठीक है, तो 4m माइनस, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, बचेगा ये +m/4 डिवाइडेड बाई, माइनस माइनस मिलके बच्चों +m/4, 4m माइनस m, ये बच्चों बन जाएगा 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/12। तो x कोऑर्डिनेट 1/6 आएगा, y कोऑर्डिनेट 1/12 आएगा। किसी को कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लीजिए कि सर क्या किए हैं, क्यों किए हैं, कैसे किए हैं? ठीक है।
एक एक करके बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं, हवा में नहीं। हाँ बोलिए, सवाल पढ़ते हैं आप, सवाल पढ़ के। हाँ बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सवाल पढ़िए बच्चों। कह रहा है फिगर शोज अ थिन रेक्टेंगुलर कॉपर प्लेट विद इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन एंड साइड ए बी बराबर 2 BC बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो ए बी की साइड दे रखी है, बीसी की साइड बता रखी है, और ए बी बोल रहा है 2 मीटर है और बीसी 1 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, कह रहा है इफ क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ द प्लेट शोन एज शेडेड इज रिमूव्ड, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट वुड लाई एट। तो आपको बच्चों, अच्छा ठीक है, सवाल पढ़ के ये तो आपको एटलीस्ट समझ में आया कि यार जो अभी हम लोग मास रिमूवल वाला पढ़ रहे थे उसी पे बेस सवाल है। ये तो समझ में आया आपको? इतना क्लिक हुआ? बिल्कुल बेसिक, है ना? अच्छा, ये कैसे क्लिक हुआ सर कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं मास रिमूवल वही वाला सवाल है? क्योंकि सवाल में बोला गया है शेडेड पोर्शन को हम लोगों ने, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसको हटा लिया है। ठीक है, तो मास रिमूवल का सवाल है। अच्छा, मास रिमूवल में हमें क्या पढ़ाया गया है? अब देखते हैं हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है। मास रिमूवल में हमें कहा गया है कि जब भी मास रिमूव हो, जैसे इस सवाल में था कि मास रिमूव कर लिया गया था, तो जो रिमूव किया है उसको मास मान लीजिए, और जो पूरा है अनरिमूव्ड उसको कुछ m1 बोल दीजिए, और वो बोलने के बाद m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लगाइए, और m1 जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ही रहेगा, तो वो उसको आप ओरिजिन लेके ही चलिए, है ना? और ये रिमूव हटाएंगे, ये हटाएंगे, तो आपको ये निकालना है कितना शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो m1 हो गया टोटल मास जो विदाउट रिमूवल है, और m2 हो गया जो रिमूव कर रहे हैं। अब आ जाइए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग सवाल कर रहे थे, ये वाला सवाल। तो m1 मतलब टोटल मास। ठीक है, ये टोटल मास हो गया। तो टोटल मास, अब इस सवाल में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने m मान लिया, जैसे आपको नहीं पता चल रहा था कि क्या मानना है, तो आप ये मान लेते हैं कि सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये चार, मुझे दिख रहा है कि चार बराबर हिस्सों में इसको तोड़ा गया है ना, चार बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है, इसलिए मैंने इसको इसको एक को m मान लूंगा, इसको m मान लूंगा, इसको m मान लूंगा, इसको m मान लूंगा, तो ये 4m हो जाएगा। ठीक है, उसका कारण क्या है कि बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है। अगर बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ा जाता, जैसे कि ये वाले सवाल हम लोग कर रहे थे, ये वाला, इसको बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ा गया है, इस वाले सवाल को भी बराबर हिस्से में नहीं तोड़ा गया है ना? तो यहाँ पे आप फिर ये नहीं बोल सकते कि अगर ये पूरा m है तो ये m/4 होगा या m/6 होगा, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब बराबर हिस्सों में ये डिवाइडेड है, तो हमने वो बोल दिया कि यार एक हिस्से को m मान लेते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो टोटल मास 4m हो गया, और जो अनरिमूव्ड यानी टोटल मास है उसका सेंटर ओरिजिन है, तो 4m ये टोटल मास हो गया, उसका सेंटर ओरिजिन है, तो इंटू 0। अब जब रिमूव करते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, m1x1 प्लस m2x2 में जो रिमूव पोर्शन है उसके लिए माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगा दिया। अगर ये m है और ये वाला हिस्सा रिमूव हो रहा है, इसका मास m है, तो m, और इसका x कोऑर्डिनेट, तो देखिए जो ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, यानी इस साइड के सेंटर पे होगा, तो ये साइड का लेंथ 1 मीटर है, तो इधर आओगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना, -1/2, मतलब ये टोटल 1 है ना, तो इसका आधा मीटर चलने पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो इसलिए -1/2 डिवाइड में टोटल मास माइनस रिमूव्ड मास, टोटल मास 4m है, रिमूव्ड m है, तो 4m माइनस m कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 1/6 आया। अब अभी तक जो इससे पहले वाले सवाल कर रहे थे उसमें केवल x सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा था, तो केवल x cm ऑफ रिमूव्ड पोर्शन निकाल रहे थे। अब चूंकि यहाँ पे बच्चों जब आप ऐसा ये वाला पोर्शन रिमूव करेंगे, तो x में भी चूंकि ये वाला हिस्सा रिमूव करेंगे, आप तो दिख रहा है कि x में भी शिफ्ट होगा और y में भी शिफ्ट होगा, तो x और y दोनों में शिफ्ट होगा, तो y सेंटर ऑफ मास आप रिमूव पोर्शन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे 4m इंटू 0 माइनस जितना मास रिमूव किया है और y कोऑर्डिनेट ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, तो y कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, ये 1/2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमूव पोर्शन 1/4 है, तो -1/4 है ना, क्योंकि नीचे की तरफ है, ये ओरिजिन है, नीचे की तरफ है, -1/4, फिर रिमूव पोर्शन, तो इस तरह से होगा। अब बच्चों ये देखिए, ये सवाल ऐसा नहीं है बेटा कि आप एक फॉर्मूला लगाएंगे आपको आ जाएगा, दो तीन चीजें इन्वॉल्व है।
ठीक है, पहले आपको रिमूव पोर्शन का मास निकालना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एकदम आसान नहीं है, मतलब इस सवालों को आसान की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये बिल्कुल अच्छे सवाल हैं और थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए, एक और सवाल करते हैं, ठीक है? फिर इसका एक छोटा तरीका भी बच्चों मैं आपको बताऊँगा। पहले बेसिक समझ। हाँ, हाँ। हाँ, ये सही है। ये वाला जो पहला टर्म होगा हमेशा 0 होगा। तो आप माइनस यहीं से शुरुआत कर सकते हो। हाँ? तो जो पोर्शन आप रिमूव कर रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास। अ, ठीक। और ये बच्चों सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मतलब आप ऐसा तुरंत देख के सॉल्व कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक और सवाल है इसी पे, एक और कर लेते हैं। ठीक है। बच्चों बाकी लोग भी एक बार कर लीजिए। एक्चुअली सेम ऐसा ही सवाल हम लोगों ने पिछला किया है। बी ऑप्शन। देखिए बच्चों, इसमें फिर से एक बार आप करोगे तो जो रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे बच्चों फिर से मैं अगर बिल्कुल आपको बेसिक से आप करना चाहो, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r। तो रेडियस 2r की डिस्क में से r रेडियस को रिमूव कर दिया गया है। बच्चों सेम पिछला सवाल है, अगर याद आ रहा हो तुम लोग को, इस तरह का बिल्कुल। हाँ, तो उसमें कितना आया था, कितना शिफ्ट हो रहा था, याद है क्या? r/6 शिफ्ट हो रहा था, माइनस r/6 शिफ्ट हो रहा था। तो पूछ रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज एट अ डिस्टेंस अल्फा आर फ्रॉम द सेंटर। तो उसमें बड़ी वाली डिस्क का रेडियस r था, तो r/6 शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे 2r/6 शिफ्ट होगा, तो r/3 शिफ्ट होगा, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड वन। ठीक है, बस इतना ही अंतर था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब एक थोड़ा सा ना इसका मैं एक सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूँ, और उससे आप और सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से डिराइव्ड होता है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास, हम लोगों ने पढ़ा कि जो रिमूव्ड पोर्शन का एक सेंटर ऑफ मास होगा, ध्यान सुनिएगा बच्चों, रिमूव पोर्शन का एक सेंटर ऑफ मास होगा, वो होगा ओरिजिनल मास इंटू 0, है ना, क्योंकि उसको हमेशा हम ओरिजिन लेते हैं, तो m1 इंटू 0 प्लस m2, यानी रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, सॉरी रिमूव्ड पोर्शन का मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। अच्छा, इसमें रिमूव्ड और रिमेनिंग बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, या मैं इसको एक सेकंड इसको रिमेनिंग ही लिखता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं कैविटी। तो एक्स कैविटी, मतलब जो कैविटी का जितना पोर्शन आप रिमूव कर रहे हैं उसका मास, इंटू एक्स कैविटी डिवाइडेड बाई टोटल मास माइनस जितना आपने रिमूव किया है। ठीक है बच्चों, ये हम लोग हर सवाल में, ऑलमोस्ट जितने भी आप लोगों ने किए हैं उसमें हर सवाल में हम लोग ये कर रहे हैं। अब इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि चूंकि ये m1 इंटू 0 हो रहा है, तो बच्चों ये पूरी चीज 0 हो गई, है ना, m1 इंटू 0 पूरी चीज 0 हो गई, तो बचता क्या है आपके पास, m2, यानी जो पोर्शन आपने रिमूव किया, यानी मास ऑफ कैविटी इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी डिवाइडेड बाई
m1 माइनस m2। अच्छा, m1 माइनस m2 को बच्चों मैं लिख देता हूं मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो ये mr, m1 माइनस m2 मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो mr लिख देता हूं मैं इसको। और ये बच्चों बन जाएगा x सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये और सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाएगा कि मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इनटू x सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर आ जाएगा मास ऑफ कैविटी इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। तो ये और आपको थोड़ा सा एक आसान कर देगा, ठीक है। तो ये और आप बिल्कुल एक लाइन में भी इसका आंसर बता सकते हो। तो जो रिमूव्ड मास है, मास ऑफ रिमेनिंग, अच्छा इसमें रिमेनिंग और रिमूव्ड में मत डिफरेंस कर जाना, ये रिमूव्ड है, ठीक है। ये आर मींस रिमेनिंग, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो कैविटी है ये रिमूव्ड है, मास ऑफ कैविटी इनटू एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, और यहां पे बच्चों ये एक्स सेंटर ऑफ मास आर है, मतलब ये रिमेनिंग। तो अगर आप रिमेनिंग का एक्स सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा निकालना चाहते हो तो मास ऑफ कैविटी इनटू एक्स सेंटर ऑफ मास कैविटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिमेनिंग, सिंपल लगा सकते हो और इससे भी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको बच्चों थोड़ा सा, बोलिए बेटा। हाँ, एक सेकंड आप ये थोड़ा लिख लीजिए बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बर्थडे विश करता हूँ। ठीक। अब बच्चों एक होमवर्क है आपके लिए, ये जो मैंने आपको जितने सवाल कराए ना मास रिमूवल के, ठीक है, मैंने आपको एक दो तीन सवाल कराए बच्चों मास रिमूवल के, वो तीनों के तीनों सवाल आपको इससे करने हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से। ये होमवर्क है बच्चों, करके आइएगा प्लीज, है ना। कौन कौन सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे आप, ताकि आपको याद रहे। एक ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसको करना है होमवर्क में फॉर्मूले से डायरेक्ट, ठीक है, बेसिक से मत करिएगा, बिल्कुल फॉर्मूला लगाइए सीधे आंसर पाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, और एक है क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। अब बच्चों इसमें तीनों दोनों एक्सेस में वो होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसमें भी लिखना है आपको मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बराबर मास ऑफ कैविटी इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। तो जैसे आपने एक्स एक्सिस के लिए लिखा है वैसे ही वाई एक्सिस के लिए मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन, मास ऑफ कैविटी इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, ठीक है। तो दोनों एक्सिस में लगाइएगा, दोनों में आंसर पाइएगा। क्लियर है? चलिए, क्या बेटा? हाँ हाँ, जा सकते हैं बच्चों, जिनको कुछ पूछना नहीं है आप जा सकते हैं, छुट्टी है। बाय बेटा, बाय बाय। क्या बेटा दोनों साइड से, दोनों साइड से मास रिमूव कर दिया तो हाँ, तो फिर यार उसमें फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको दो बार ये लगाना पड़ेगा यार, एक बार एक रिमूव होने के लिए, फिर दोबारा रिमूव करने के लिए दो बार लगाना पड़ेगा, और ये वैलिड नहीं होगा फिर उसमें, है ना। अगर दो मास आप रिमूव कर दोगे एक साथ तो फिर बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, किनका बर्थडे है बेटा? खुशबू मैम का बर्थडे क्या आज? अच्छा, अपने क्लास इंचार्ज है मैम। अरे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको जन्मदिन की। बच्चों तुम लोग कुछ लाए हो केक वेक? नहीं तुम लोग कि बस ऐसे ही लाए हो ना? अच्छे से सेलिब्रेट करिए मैम का बर्थडे। हाँ अरे, हाँ हाँ हाँ, वो फॉर्मूला है बेटा। पाई के इक्वल कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ उसका कारण आपको। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल मैं आ जाता, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लासेस का लोड है, पर जरूर। कहाँ मैम? मुरादाबाद पाठशाला में आप? मथुरा पाठशाला, बिल्कुल। मैं बिल्कुल मथुरा पाठशाला आऊंगा मैम, बिल्कुल मुझे आना ही है घूमने। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, देखिए एक्सी की वैल्यू, देखिए देखिए
एक सेकंड में बच्चे थोड़ा सा ये वाला डाउट बता दूं। देखिए बच्चों, जिन्होंने पूछा था, देखिए ये पूरा एंगल पाई है ना, और सेंटर पे देखिए 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा बराबर पाई होगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला डाउट जिन्होंने पूछा है कि सर माइनस होना चाहिए, देखिए आप ये समझ जाइए कि जैसे हम लोग मास रिमूव कर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये सवाल ले लेते हैं। अब आपने इसमें फॉर्मूला लगाया कि मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू मास ऑफ कैविटी सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला लगाया, आपका एक्स आर की कुछ वैल्यू आ गई। अब लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, यार ये मास मैं रिमूव कर रहा हूँ, शिफ्ट इधर ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको ये दे देगा, फिर आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये, अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आप बेसिक मेथड से जाइए, देखिए आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? हम्म, चलिए, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। जी बेटा, रिमूवल वाला है। मास ऑफ रिमेनिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू मास ऑफ कैविटी सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है।